in haploids उसको सी वैल्यू कहते हैं। ये जनरल पॉइंट है, सबके लिए एप्लीकेबल है, सबको बता रहा हूँ मैं ये पॉइंट सबको कि सी वैल्यू का क्या मतलब। So C value is actually the DNA content in the haploid cell. तो अगर मैं कहता हूँ डिप्लॉयड, इफ आई से डिप्लॉयड, तो फिर वो बन जाता है 2C, दैट बिकम्स 2C बिकॉज C का मतलब है डीएनए कंटेंट इन हैप्लॉइड सेल, तो डिप्लॉयड सेल का मतलब हो जाएगा कि उसमें डीएनए कंटेंट जो होगा दैट विल बी 2C। और जब ये 2C ने डिवाइड करना होगा, अब एक सेल है उसके पास 2C है, अब मान लो कि अगर वो डिवाइड करना चाहता है, तो डिवाइड करना चाहेगा तो उसका जो एस फेज होगा, सिंथेसिस फेज होगा, उसमें तो क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है ना, मतलब तो डीएनए कंटेंट जब डबल हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, 4C। तो जब वो डिवाइड करने वाला होगा, 4C तब होगा जब वो डिवाइड करने वाला होगा। ये बात। और जहां तक क्रोमैटिन और क्रोमैटिड जो डिफरेंस आप अगर पूछना चाह रहे हो, तो वैसे बॉटनी मैम बताती हैं, क्रोमैटिड तो पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें जो क्रोमैटिन मटेरियल है, वो क्रोमैटिन मतलब डीएनए का जो मटेरियल है, क्रोमैटिड तो पूरा स्ट्रक्चर हो, और उस स्ट्रक्चर के अंदर जो क्रोमैटिन है दैट मींस द डीएनए कंटेंट, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हैप्लॉइड सेल में इट इज सी, तो सी वैल्यू एक टर्म दिया जाता है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट टर्म पे अबाउट दी जियोलॉजिकल टाइम्स के, और फिर हमने एक पॉइंट ये डिस्कस किया था शायद, या करना है, कि जो हमारे पास कनेक्टिंग लिंक होते हैं, कनेक्टिंग लिंक्स, तो जो कनेक्टिंग लिंक होती है, कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स which link the two group of organisms. They can be living or dead, दोनों हो सकते हैं, मरे हुए भी हो सकते हैं और जिंदा भी हो सकते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दो ग्रुप ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स, प्लांट्स के लिए भी हो सकते हैं, दो ग्रुप ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स के बीच में ये कॉमन कैरेक्टर्स रखते हैं, तो इसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। ये लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। अगर डेड होते हैं तो हम उनको फॉसिल कह देते हैं, जैसे कि आप इस टॉपिक में पढ़ोगे। अगर ये डेड है तो इनको फॉसिल भी कह देते हैं, और फॉसिल अगर है तो उस फॉसिल के लिए हम एक टर्म और यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मिसिंग लिंक। Missing link term can be used for the connect. Missing link term can be used for that fossil, which is a connecting link between the two group of animals. अगर वो फॉसिल है तो हम उसको मिसिंग लिंक कह सकते हैं, लेकिन कनेक्टिंग लिंक एक जनरल टर्म, कनेक्टिंग लिंक सबके लिए यूज होता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो डेड। कनेक्टिंग लिंक इज यूज फॉर दी fossil also, connecting link is used for the living animal also. And the only point is that it links the two group of animals or two groups of plants.
सो अब जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास जो आर्कियोकेरिक्स है. Archaeopteryx is a connecting link between reptiles and birds. Reptiles और birds के बीच में ये एक कनेक्टिंग लिंक. तो इसमें रेप्टाइल के फीचर भी होंगे, इसमें बर्ड के फीचर भी होंगे. ये फॉसिल हमको मिला कहाँ पे? ये फॉसिल आर्कियोपेरिक्स हमको मिला इन जर्मनी. ये जर्मनी का फॉसिल और अभी इसको ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है लंदन में. और इसमें जैसे मैंने बताया कि इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. तो इसमें रेप्टिलियन कैरेक्टर कौन कौन से और बर्ड के कैरेक्टर कौन कौन से, ये भी हमको पता होने चाहिए. एज फार एज रेप्टिलियन कैरेक्टर्स की बात करें तो रेप्टिलियन कैरेक्टर्स में जैसे कि बॉडी एक्सेस लिजर्ड लाइक, लॉन्ग टेल. अब टेल तो जैसे स्नेक के पास होती है लंबी सी टेल, तो रेप्टाइल का फीचर है. बोन्स आर नॉट न्यूमैटिक, बोन्स आर नॉट हॉलो. हॉलो बोन्स नहीं है, क्योंकि अगर हॉलो बोन्स होता तो फिर वो फीचर हो जाता बर्ड. हॉलो बोन वुड हैव बीन अ फीचर ऑफ द बर्ड्स. तो इसलिए तो जब आप हॉलो बोन्स की बात करते हो तो हॉलो बोन्स जो है दैट इज एक्चुअली अ फीचर ऑफ द बर्ड्स. लेकिन जब यहाँ पे लिखा है नॉट न्यूमैटिक तो वो फीचर जाता है रेप्टाइल का. जॉज कंटेन टीथ. तो टीथ का होना इज एक्चुअली अ फीचर ऑफ द रेप्टाइल्स, बिकॉज बर्ड्स के पास टीथ नहीं होती. तो वीक स्टर्नम स्ट्रॉन्ग होती है इन केस ऑफ द बर्ड्स. अगर वीक लिखा है तो फिर वो रेप्टाइल का फीचर. बर्ड के पास स्टर्नम स्ट्रॉन्ग होती है बिकॉज उसमें फ्लाइट लेना होता है, तो रिब केज पूरा बनता है. तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ फ्री कॉर्डल वर्टिब्री. मैंने बताया कि जो टेल है वो फ्री होनी चाहिए. रेप्टाइल का जो एक फीचर है कि उसका टेल जो होता है ना वो एकदम लहराता हुआ टेल. रेप्टाइल में स्नेक का जैसे देखते हो, तो उसमें जो बोन्स होती हैं वो फ्री होती हैं. बोन्स आर फ्री इन द केस ऑफ द रेप्टाइल्स. पीछे पूंछ की बोन्स होती हैं वो फ्री होती हैं रेप्टाइल. बर्ड का फीचर नहीं है, क्योंकि बर्ड में जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें बोन्स फ्यूज्ड. जैसे हमने पढ़ा कि फ्यूज्ड बोन्स आर देयर इन द वर्टिब्रल कॉलम. तो फ्यूज्ड बोन्स आर देयर इन द वर्टिब्रल कॉलम. ये बर्ड का फीचर है. बर्ड में एक बोन हमने पढ़ी है सिनसैक्रम, या हमने पढ़ा है पाइगोस्टाइल. तो ये सब फ्यूज्ड बोन्स. ऑल दीज आर फ्यूज्ड बोन्स. जो बोन्स फ्यूज्ड हैं वो फीचर है हमारे बर्ड का. अगर फ्यूज्ड बोन्स लिखा होगा दैट इज अ फीचर ऑफ बर्ड्स. लेकिन यहां तो लिखा हुआ है फ्री कॉर्डल वर्टिब्री, फ्री बोन्स, तो वो तो हो जाएगा रेप्टाइल्स. और क्लॉस की बात करें, नाखून की बात करें, तो नाखून रेप्टाइल में तो होते ही हैं, चिड़िया में भी होते हैं, पैरों में होते हैं, हाइंड लिम्स. लेकिन फोरलिम में नहीं होते. कभी फोरलिम में देयर इज नो क्लॉ, देयर इज नो नाखून इन द फोरलिम इन केस ऑफ द बर्ड्स. तो बर्ड्स के केस में फोरलिम में नाखून नहीं.
ठीक है ना। तो इसलिए अगर फोरलिम में नाखून है, क्लॉज है, तो फिर वो फीचर रेप्टाइल का होता है। अब बर्ड के कैरेक्टर्स देखोगे, फेदर्स, बीक, विंग्स, ये सब बर्ड के फीचर्स हैं। एंड फ्यूजन ऑफ स्कल बोन्स, स्कल बोन्स का जो फ्यूजन है, अगर हम उसकी बात करें तो वैसे तो बोन्स जो होती हैं स्कल के अंदर, वो हमारी भी कैसी है, फ्यूज्ड है। वी हैव फ्यूज्ड बोन्स in the skull. So all those sutures are there which make the cranial bones एकदम fused. अब एट द सेम टाइम अगर रेप्टाइल को देखते हैं तो फिर ऐसा नहीं है। रेप्टाइल के केस में क्या होता है, जो बोन्स होती हैं वो फ्री होती हैं। ठीक है। Whenever you enter into the class, you have to mention your batch number and your name and your PS ID. तो अभी जो गैलेक्सी A10 से एंटर किया है किसने, तो उसको अपना नाम, बैच नंबर एंड नेम एंड PSID मेंशन करके एंटर करना है अपने क्लास के अंदर। तो अभी जिसने एंटर किया है बाय गैलेक्सी A10, एक बार लॉग आउट करो, फिर उसके बाद अपने नेम के साथ एंटर करो, योर बैच एंड योर PSID मेंशन। अगर आप किसी मोबाइल, मतलब अगर एंटर कर रहे हो, मोबाइल का नाम डिस्प्ले होगा तो शायद मैं कभी भी उसको एंट्री नहीं दूंगा, बिकॉज योर नेम एंड योर PSID is mandatory if you want to enter into the class. And in case you are changing your device, for example, if you आपने लॉगिन किया है लैपटॉप से, लेकिन आज आपका मूड कर रहा है कि नहीं लेट के पढ़ें बेड पे, तो थोड़ा सा मोबाइल यूज कर लेते हैं। कोई भी डिवाइस अगर यूज करें, चेंज करें, तो एटलीस्ट अपना नेम जरूर उस पर डाल दें, आप कौन से नेम के थ्रू एंटर करें। हाँ, तो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द फ्यूजन ऑफ द स्कल बोन। स्कल बोन्स का जो फ्यूजन है वो फीचर हमारे पास रहता है ऑफ द बर्ड्स। रेप्टाइल के केस में जितनी भी स्कल बोन्स होती हैं वो थोड़ा सा फ्री होती हैं, बिकॉज इफ वी सी दी अजगर की बात करें या पाइथन की बात करें, पाइथन हैज टू engulf huge prey
which can be bigger than its own body. उस ह्यूज प्रे को एंगल्फ करने के लिए उसका जो फेशियल बोन्स होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए। अगर फ्यूज होंगी तो वो इतना माउथ ओपन ही नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा माउथ नहीं खोल पाएगा इसे एंगल्फ करने के लिए। तो फ्यूज्ड स्कल बोन्स अगर बोलेगा तो दैट विल बी अ फीचर ऑफ बर्ड, और फ्री बोल देगा अगर, मतलब उसको फ्री बोल देता है तो फिर दैट कैन बी अ फीचर ऑफ बी, दैट कैन बी अ फीचर ऑफ रेप्टाइल्स। लेकिन फ्री नहीं होता ना यहाँ पे। आर्कियोप्टेरिक्स के पास जो भी आर्कियोप्टेरिक्स के पास जितना भी स्कल बोन्स का जो भी स्कल बोन्स थी वो सारी की सारी फ्यूज्ड थी। जब हम फ्यूज्ड की बात करते हैं तो फिर दैट इज एक्चुअली अ बर्ड कैरेक्टर। तो एक बार 2 मिनट में इसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि रेप्टाइल और बर्ड दोनों के कैरेक्टर जब मिलेंगे आपस में तब जाकर के ये कनेक्टिंग लिंक बनेगा। इस कनेक्टिंग लिंक का नाम है दैट इज कॉल्ड आर्कियोप्टेरिक्स। इस आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर दोनों फीचर हैं, रेप्टाइल के भी हैं और बर्ड के भी। इस फॉसिल को हमने डिस्कवर किया फ्रॉम जर्मनी और अभी इस समय वो रखा हुआ है ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के अंदर। एक बात। दूसरी बात, अब रेप्टाइल के फीचर कौन कौन से? मैंने बताया कि भाई लंबी सी टेल है, हड्डियां सॉलिड हैं इसकी, न्यूमैटिक नहीं है, हॉलो नहीं है, दांत हैं, टीथ रेप्टाइल का फीचर होता है, वीक स्टर्नम रेप्टाइल का फीचर होता है, जितनी भी वर्टेब्रल बोन्स हैं, वर्टेब्रल कॉलम की बोन्स हैं वो फ्री हैं। तो जब फ्री होती है वर्टेब्रल कॉलम की बोन्स तो दैट इज अ फीचर ऑफ द रेप्टाइल, क्योंकि फ्यूज्ड बोन्स जो होती हैं वो बर्ड्स में मिलती हैं। रेप्टाइल और बर्ड दोनों के पास नाखून होते हैं, लेकिन हाथ में नाखून सिर्फ रेप्टाइल के पास होते हैं, बर्ड के पास नहीं होते, बिकॉज हाथ का मतलब हो गया कि उसके बने विंग्स, और विंग्स में क्लॉज नहीं। तो इससे अगर विंग्स में अगर क्लॉ नहीं है, हाथ में क्लॉ नहीं है, तो दैट इज अ फीचर ऑफ द हाथ में क्लॉज अगर नहीं है तो हमारे पास फीचर बर्ड का है, लेकिन यहाँ तो है हैंड बियर्स क्लॉज, तो फिर दैट इज अ फीचर ऑफ द रेप्टाइल। बाकी बर्ड के फीचर्स कैन बी फेदर्स, बीक, विंग्स, ये सारे बर्ड्स के फीचर। इंडिया के अंदर जहां जहां पे फॉसिल मिले हैं उनको हमने जगह के नाम हम एक बार देख लेंगे कि हमारे कहाँ कहाँ फॉसिल मिले हैं। मंडला डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में फॉसिल मिला है, फॉसिल्स रखे हमने। मतलब राजमहल हिल्स बिहार में फॉसिल फॉरेस्ट जो है वो है। कोल फॉर्मिंग फॉरेस्ट उड़ीसा में, ओडिशा में, यहाँ पे हमने देखे। ये कुछ नेम्स हैं, हम पढ़ सकते हैं कि यहाँ यहाँ पे फॉसिल फॉरेस्ट या फॉसिल्स जो हैं वो हैं, रखे हुए हैं, प्रेजेंट हैं, फॉसिल्स मिले हैं। और बाकी एक इंस्टीट्यूट का नाम हमें पढ़ना पड़ेगा, बीरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी लखनऊ। तो लखनऊ से रिलेटेड तो एक हमने अभी थोड़े दिन पहले एक इंस्टीट्यूट और, आई होप उस इंस्टीट्यूट का नाम सबको याद होगा जो लखनऊ में अभी हमने पढ़ा था हाल ही में। पीडीआरआई, ठीक है, पीडीआरआई लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे डिस्कवरी हुई वंस अ वीक पिल दैट इज सहील।
तो अब बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी जो है दैट इज आल्सो इन लखनऊ, और बीरबल साहनी फेमस पेलेंटोलॉजिस्ट हैं इंडिया के। जैसे आप लोगों ने सबने पढ़ा कि फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट जो हैं जिन्होंने चिड़िया पे काम किया, डॉक्टर सलीम अली, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे फेमस पेलेंटोलॉजिस्ट जिन्होंने काफी पेलियोबॉटनी पे काफी अच्छा काम किया है, दैट इज डॉक्टर बीरबल साहनी। कुछ नाम याद कर सकते, पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं, बट हाँ ठीक है, एक इंस्टीट्यूट और है लखनऊ को याद हो जाएगा। हॉर्स के एवोल्यूशन की बात करेंगे अब, घोड़े का एवोल्यूशन। फॉसिल्स मिले हैं हॉर्स के नॉर्थ अमेरिका से, तो हम लोग नॉर्थ अमेरिका को ओरिजिन मान रहे हैं फॉर हॉर्स। नॉर्थ अमेरिका ही एरिया जहां से ओरिजिन हुआ है हॉर्स का। तो यहाँ पे अगर हम देखें कुछ सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला घोड़ा जो था दैट का नाम था हायराकोथेरियम, देन ओरोहिपस, देन मीजोहिपस, मायोहिपस, पैराहिपस, मेरीहिपस, प्लायोहिपस, इक्वस। ये है हॉर्स का एवोल्यूशन। मतलब ये एक सीक्वेंस है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं कि हॉर्स कैसे इवॉल्व हुआ है, ठीक है। ये सीक्वेंस हमको लर्न करना है, लेकिन घोड़े में सारे नहीं पढ़ने। वी डोंट हैव टू लर्न ऑल दी हॉर्सेस, जस्ट 5 हॉर्सेस विल बी डिस्कसिंग। ये साइड में लेफ्ट में हमने सारे इपोक्स लिखे हुए हैं, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन। ये वही इपोक्स हैं जो हमने पढ़े थे इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो हमारा सीनोजोइक एरा। देखो यहाँ सीनोजोइक एरा हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। इस एरा के अंदर ये 2 पीरियड्स हैं, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। ये इपोक्स है, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन, होलोसीन। मैंने बताया था कि प्लीस्टोसीन पे हमें तवज्जो देनी है, because Pleistocene is the point where the human evolution took place. Humans appeared. Okay, for the time. Pleistocene is for human evolution. Humans appeared. Human civilization all started. Ice Age. थोड़ा यहाँ पे आया Eocene. Horse evolution took place in the Eocene. यहाँ पे horse का origin भी लिख देते हैं हम यहाँ पे अपने। तो यहाँ पे हॉर्स आया ईओसीन। वेरी सिंपल, आसान सी चीज है। उसी को मैं इधर बता रहा था कि ईओसीन में ये वही आ गया, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन। ईओसीन में हमारे पास हॉर्स है, लेकिन जो हॉर्स आया है ये बहुत ही छोटा है, अभी छोटा सा हॉर्स है ये, एकदम एक डॉग जितना, एक फॉक्स जितना हॉर्स है ये। हायराकोथेरियम इसका नाम है, हायराकोथेरियम, और इयोहिपस से कहते हैं। फिलहाल पहले हॉर्स का साइज छोटा था, एक डॉग जितना हॉर्स है ये, ओनली अ सिंगल हॉर्स, ओनली हैविंग वेरी लेस हाइट। फिर ओरोहिपस बन गया, ओरोहिपस से मीजो बन गया। तो मीजोहिपस जो है ओलिगोसीन का है। 2 हॉर्स आपने ले लिए ईओसीन में, फिर ये मीजोहिपस आप ले रहे हो इन द ओलिगोसीन, और मीजोहिपस की हाइट बढ़ जाएगी। ये हायराकोथेरियम की जो हाइट है ये 30 सेंटीमीटर की हाइट है, 30 सेंटीमीटर की हाइट है। और 30 सेंटीमीटर के बाद फिर मीजोहिपस पे आएंगे तो ये हाइट बढ़ के हो जाएगी 60 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। ऐसे जब हम आगे मेरीहिपस पे जाते हैं इधर, ये हाइट बढ़ के 100 सेंटीमीटर हो जाती है। और फिर और ऊपर जाएंगे प्लायोहिपस तो यहाँ 120 सेंटीमीटर और इक्वस पे 150 सेंटीमीटर। तो हॉर्स के एवोल्यूशन में हम देखते हैं कि एक तो हाइट बढ़ती है। 2 हॉर्स हमने लिए ईओसीन में, फिर 2 हॉर्स हम ले लेते हैं ओलिगोसीन में, फिर लगभग 2 या 3 कह लेते हैं ये हॉर्स हम ले लेते हैं मायोसीन में,
तो एक हॉर्स प्लायोसीन में और एक हॉर्स प्लीस्टोसीन में। प्लीस्टोसीन वही समय है जब मॉडर्न हॉर्स आया। इक्वस आज जो हॉर्स पढ़ते हैं, जो आप लॉजिकल नेम याद करते हो हॉर्स का, जो आपने पढ़ा हुआ दैट इज इक्वस। तो इक्वस जो है ये मॉडर्न हॉर्स है, और मॉडर्न हॉर्स ही है के साथ ही ह्यूमंस भी आए हैं, क्योंकि ह्यूमंस का टाइम भी प्लीस्टोसीन का है और मॉडर्न हॉर्स का टाइम भी, इक्वस का टाइम भी प्लीस्टोसीन ही है। थोड़े से फीचर अगर देखें, we see some features। जैसे लगता है कि हाइरोकोथीरियम का तो हाइट बहुत छोटा है, 30 सेंटीमीटर, और अभी हम लोगों को क्लास 11 की थोड़ी सी बात रिवाइज कर लेनी है कि ये हॉर्स जो है ये ऑर्डर पेरिसोडेक्टाइला का मेंबर है, और ये वो एनिमल्स हैं जो अपनी उंगलियों की टिप्स पे भागते हैं। अंग्युलेट्स कहते हैं, अंग्युलिग्रेड लोकोमोशन, यानी हूफ होता है इनके पास, और हूफ्स भी ऑड होते हैं। तो ये ऑड हूफ मैमल्स होते हैं, ऑड हूफ, एक उंगली या 3 या 5। ये ऑड नंबर तो पता ही है, 1, 3, 5 एंड ऑल। तो ये जब अपनी उंगलियों की टिप्स पे भागेंगे, उंगलियां होंगी उसकी टिप्स पे भागते हैं, ठीक है ना, और टिप्स पे ही फिर वो केराटिन का डिपोजिशन बन जाता है, जिसको हम लोग हूफ कहते हैं। तो हूफ जो है ये अगर एक ही है या 3 है तो ऑड हो गया, और ये अगर 2 है, 4 है, तो फिर ये इवन नंबर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि पेरिसोडेक्टाइला जो ऑर्डर है हॉर्स का, ये ऑड हूफ में। तो ऑड हूफ कैसे बना ये देख ले। तो सबसे पहला घोड़ा है हाइराकोथीरियम। सबसे पहले घोड़े के अंदर इसको डॉन हॉर्स कहते हैं, DAWN, डॉन हॉर्स। नॉर्थ अमेरिका का इसका ओरिजिन है, जैसे कि मैंने बताया। फॉक्स जितना है या डॉग जितना छोटा सा है, ये भी मैंने बताया। 30 से 40 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है शोल्डर्स तक, ये भी मैंने बताया। लेकिन एक चीज जो आपने आप समझनी है वो क्या है कि हाथों में और पैरों में उंगलियों का नंबर थोड़ा सा देखना। फोरलिम्ब में 4 उंगलियां, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अभी ये एवोल्यूशन के हिसाब से अभी इसको मत कहना कि सर ये 4 है तो इवन हो गया, ठीक है। लेकिन अभी एवोल्यूशन के हिसाब से पहले उंगलियों का नंबर ज्यादा था, फिर कम हो गया। तो अब ये 4 उंगली के ऊपर भाग रहा है आगे वाले हाथों के थ्रू। फोर लिम्स में इसके पास 4 उंगली है और एक वेस्टिजियल उंगली है। वेस्टिजियल को बोलते हैं स्प्लिंट। तो स्प्लिंट वाला पॉइंट याद करना है कि स्प्लिंट क्या होता है। स्प्लिंट आर वेस्टिजियल डिजिट्स। स्प्लिंट इज इक्वल टू वेस्टिजियल डिजिट्स। ये वो उंगलियां हैं जो काम की नहीं है। जैसे कि अगर गाय के पैर देखो, घोड़े के पैर देखो, तो देखा होगा कि भाई उसमें से ऊपर की तरफ ना 2 स्ट्रक्चर्स के पैरों में, जैसे यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बता सकता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये तो हूफ हो गए जिसके ऊपर हॉर्स विल रन, लेकिन यहीं पे एक ऊपर की तरफ एक ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर ऊपर ऐसे निकले हुए नजर आ रहे हैं, ब्लैक ब्लैक जो बना है, उसको स्प्लिंट कहते हैं।
और कभी भी आपने गाय के पैर या घोड़े के पैर देखे होंगे, उसमें छोटी छोटी उंगलियां ऊपर की तरफ छोटी सी निकली होती है। हालांकि वो जमीन को टच नहीं कर सकते, उनका कोई भी रोल नहीं है चलने में, भागने में कोई रोल नहीं है, वेस्टिजियल। उनको नाम देते हैं हम लोग स्प्लिंट। तो अब इसी स्प्लिंट की बात करें। हराको थ्योरम के अंदर जो छोटा सा घोड़ा है 30 सेंटीमीटर का, डॉग जितना, उसके हाथों में 4 उंगलियां और एक स्प्लिंट, जबकि पीछे वाले पैर में, आई मीन हाइंड लिम्ब में 3 उंगलियों पे दौड़ रहा है और 2 स्प्लिंट होते हैं। यहाँ पे एक ही लिखा है लेकिन दो स्प्लिंट होते हैं, एक पहली का और एक पांचवी का। उंगली तो 5 ही है, उंगलियां 5 है। पहली वाली का स्प्लिंट हो गया, 4 उंगली पे दौड़ रहा है। आगे वाले पीछे वाले फोर लिम्ब में पहली और पांचवी का स्प्लिंट हो गया, 3 उंगलियों पे भाग रहे हैं। मोलर टीथ डेवलप नहीं है, मोलर टीथ लो क्राउन है, छोटा सा क्राउन है। सीमेंट भी अच्छा नहीं है, इनकम्प्लीट सीमेंट, टीथ विद इनकम्प्लीट सीमेंट। कुशाग्र ग्रह, कुशाग्र। सीमेंट याद है? सीमेंट क्या होता है? हम तो सीमेंट नहीं, कौन सा सीमेंट है? सीमेंट कुछ आइडिया है? नो सर। Nuances. अच्छा, are you typing? टाइपिंग भी आंसर। अच्छा, टीथ से रिलेटेड होता है कुछ। अरे राणा जी, ये तो सामने ही लिखा हुआ है, टीथ विद इनकम्प्लीट सीमेंट, तो टीथ से रिलेटेड तो होता ही। तो ये तो पता ही हमें टीथ से रिलेटेड है। राणा हमको चारुलता याद है? सीमेंट क्वेश्चन रिपीट करना एक बार आप। याद है आपको? सीमेंट, आवाज नहीं आ रही मेरी? सर सही से नहीं आ रही। सीमेंट सामने लिखा है, टीथ विद इनकम्प्लीट सीमेंट, पढ़ा आपने? मेरा ब्राउजर देखो जहां मूव कर रहा है, टीथ वेयर विद इनकम्प्लीट सीमेंट। देख रहे हो आप मेरा ब्राउजर? कर्सर से देख रहे हो आप जहां मूव कर रहा है? सर दिख रहा है। उसका क्या मीनिंग है इस लाइन का, मैं ये पूछ रहा था। पता नहीं सर। चलो कोई नहीं, एक जो मेरे पास आंसर आया है रिगार्डिंग दी हमने रिया, कुछ याद है? रिया राज, राज यस सर। याद है? ये मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। सीमेंट याद है कुछ? आपने पढ़ा था क्या सीमेंट? सर याद नहीं है मुझे। अनुभव नहीं, ये गलत है। इट्स नॉट इनेबल पार्ट
और जैसे एक आंसर मुझे दिया अभी सानिया ने, इट इज बिलो रूट्स। बिलो रूट, ये मुझे समझ नहीं। बिलो रूट चलो ठीक है, बिलो रूट चलो ठीक है, तुमने बोल दिया ऐसे, लेकिन पॉइंट इज दिस कि ओके लेमैन इट्स ओके, बट एक्चुअली क्या होता है कि डेंटाइन के ऊपर एक कवरिंग होती है। डेंटाइन तो सभी जानते होंगे, डेंटाइन इज द मेन पोर्शन ऑफ द टीथ, वो भी तो सभी जानते हो। तो डेंटाइन को ये कवर करता है, और डेंटाइन को कवर करके ये कनेक्ट करता है बोन के साथ विद द हेल्प ऑफ पेरिडोंटल लिगामेंट, जो मुझे एक आंसर दिया है मिस्टर पलंकुर। He told me that it connects the dentine with the periodontal ligaments. ठीक है, ये भी सही आंसर, खाना का भी ओके आंसर, बट the only thing is that the okay it's okay. The only thing is that it connects the teeth. हाँ, teeth को connect कर रहा है, dentine को connect कर रहा है, it connects connecting the dentine with periodontal ligaments. Periodontal ligaments are collagen fibers, Sharpie's fibers भी कहते हैं। और अगर ये कोलेजन फाइबर्स कहीं लूज हो गए तो दांत बाहर आ जाएगा। वही कह रहे हैं ना यहाँ पे कि देखो यहाँ पे भी इनकम्प्लीट सीमेंट है, तो इसलिए ये घास छील के नहीं खाता, आई मीन ग्रेजिंग नहीं करेगा। क्या करेगा? इट विल फीड अपॉन सॉफ्ट लश वेजिटेशन, जो सॉफ्ट लीव्स होती है वो खाएगा। जब ये ना दांत इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे दांत तो फिर वो घास एकदम खींच के खाएगा ग्राउंड से। चलो बहुत हो गया इस पे। मीजोहिपस पे आते हैं। मीजोहिपस इंटरमीडिएट हॉर्स हम इसे कहते हैं, और इसकी हाइट बढ़ गई 60 सेंटीमीटर। हाथों में 4 फीट में 3 फिंगर्स हैं, 1 स्प्लिंट ऑफ द 5th फिंगर। हल्के हल्के उंगलियां कम कर दें, जैसे यहाँ पे हाथ में दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, यानी 4 उंगलियां होंगी और एक स्प्लिंट हो गया। अब जैसे इससे आगे बढ़े मीजो में आए तो ये उंगली में एक कम कर देंगे, ये 5वीं वाली कम कर देंगे, जो हो जाएगा 3 फिंगर्स एंड 1 स्प्लिंट ऑफ द 5th, 5वीं का स्प्लिंट बन जाएगा। और पीछे में क्या था कि दूसरी, तीसरी, चौथी और एक स्प्लिंट है 5वीं का, तो 5 वाले स्प्लिंट को गायब कर दो, सिर्फ रख दो 2, 3 टोज। हाइंड फीट में ओनली 3 टोज, बट द मिडिल वन इज द लॉन्गर। थर्ड टो को वैसे हम डेवलप करेंगे, अब आगे एवोल्यूशन में क्या करेंगे, थर्ड टो को डेवलप करेंगे और सेकंड और फोर्थ टो को रिमूव कर देंगे, वी विल मेक इट स्प्लिंट, और एक ही टो बनाएंगे, कौन सा वाला, थर्ड वाला, और इसी पे घोड़ा दौड़ेगा। शुरू के घोड़े के पास तो उंगलियां ज्यादा थी, लेकिन अभी के घोड़े के पास सिर्फ एक ही उंगली, इसको दौड़ाता है। वो भी कौन सी वाली है? नंबर इज 3rd। मोलर टीथ के बाद मोलर टीथ हैड सम सेरेशन। सेरेशन मतलब जो कष्ट बनते हैं ऐसे करके, तो दांत के ऊपर है थोड़े से, जैसे हल्की फुल्की सी, जिससे ग्राइंडिंग में हेल्प मिलेगा उसको थोड़ा सा, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा यहाँ पे बिकॉज सम लिखा हुआ है। तो ग्राइंडिंग एबिलिटी अभी इतनी नहीं आई, ग्राइंडिंग एबिलिटी बाद वाले घोड़े में। मेरी हिप्पस की बात है, मेरी हिप्पस में आ गया। मेरी हिप्पस को बोलते हैं रूमिनेटिंग हॉर्स। इसकी हाइट बढ़ गई 100 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे इसके पास कोई स्प्लिंट नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा हॉर्स विदाउट स्प्लिंट, द आंसर इज मेरी हिप्पस। ठीक है, हॉर्स विदाउट स्प्लिंट इज मेरी हिप्पस। और आगे भी 3 उंगलियां, पीछे भी 3 उंगलियां, और बीच वाली उंगली जो है थर्ड वाली वो लॉन्गर होगी। स्प्लिंट कोई भी नहीं होगा, हाइट बढ़ चुकी है। मोलर टीथ के पास वेल डेवलप्ड सेरेशंस हैं। अब यहाँ पे ये ग्राइंडिंग अच्छे से कर सकता है, चबा सकता है घास को। मेरी हिप्पस की बात करें, ये मेरी हिप्पस है। अच्छा एक बात और, मेरी हिप्पस से ये एक घोड़ा निकला आगे, कैलिपस, और ये कैलिपस के आगे फिर कुछ नहीं बन पाया, कैलिपस एक्सटिंक्ट हो गया। एक क्वेश्चन जो टेस्ट में आता है कभी कभी वो ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्स डाइवर्टेड या मूव्ड अवे फ्रॉम द
line of evolution and got extinct? And the answer is Callippus. ये निकला और फिर extinct हो गया. Meryhippus से Pliohippus बन गया. Pliohippus is horse with again having more height 120 centimeters. लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि मेरीहिप्पस के पास क्या था, कोई स्प्लिंट नहीं था, लेकिन जो प्लायोहिप्पस है इसके पास दो स्प्लिंट आ जाएंगे, सेकंड एंड फोर्थ का, और एक टो पे भागेगा ये घोड़ा प्लायोहिप्पस, दैट इज द थर्ड टो. तो ये फर्स्ट वन टोड हॉर्स है. पहला घोड़ा जो एक उंगली पे भाग रहा है वो कौन होगा? प्लायोहिप्पस. तो दो क्वेश्चन मैंने बताया. एक वो घोड़ा जिसके पास कोई भी स्प्लिंट नहीं है, द आंसर इज मेरीहिप्पस. एक वो घोड़ा जिसके पास एक ही टो है, फर्स्ट वन टोड हॉर्स, दैट इज द प्लायोहिप्पस. और प्लायोहिप्पस से जब इक्वस बनेगा तो भी सेम कंडीशन रहेगी, एक ही टो पे भागेगा ये, और सेकंड और फोर्थ का स्प्लिंट होगा, लेकिन हाइट बढ़ जाएगी, ब्रेन का साइज भी बढ़ गया, इक्वस की हाइट बढ़ जाएगी 150 सेंटीमीटर. तो प्लायोहिप्पस की जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे. ओके, और टीथ जो है वो घास खा रहा है. मैंने बताया कि क्रिएशंस वेल डेवलप होंगे, सीमेंट भी बड़ा अच्छा होगा. अब ये घास छील सकते हैं और चबा के अच्छे से खा सकते हैं. यही काम इक्वस भी करेगा. इक्वस में हाइट लेकिन बढ़ जाएगी 150 सेंटीमीटर. ओके, और नॉर्थ अमेरिका में इसका एवोल्यूशन, नॉर्थ अमेरिका. दूसरी चीज की इस पूरे घोड़े के एवोल्यूशन में आपने क्या क्या देखा? साइज बढ़ गया, टोज का लॉस हुआ. हाँ, टोज का लॉस तो हुआ क्योंकि भाई पहले 5 उंगलियां थी, अब एक उंगली रह गई, उस पे वो भाग रहा है. तो उसकी लेंथ बढ़ गई, चलो ठीक है. लिम्स की लेंथ भी बढ़ गई, हाँ, हाइट तो बढ़ी गई. ब्रेन का एनलार्जमेंट हुआ, ब्रेन का साइज बढ़ता है एवोल्यूशन में, से याद करेंगे. और मोलर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई. अब पहले से वो पहले ब्राउजिंग हैबिट थी और फिर अब क्या हो जाएगी? ग्रेजिंग हो जाएगी. डायनासोर का एक टेबल, एक ट्री आपको दिया हुआ एनसीईआरटी में. इसमें डिफरेंट डायनासोर्स शो किए हुए. सबसे बॉटम पे we see the early reptile. हालांकि इन्होंने शो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, it is the early reptile. ये अर्ली रेप्टाइल है जहां से एवोल्यूशन होगा हॉर्स का, सॉरी डायनासोर्स का, क्रोकोडाइल का. यहाँ से एवोल्यूशन हो जाएगा. और यहाँ से लाइंस देखेंगे अगर हम, ये 7 लाइंस हमको नजर आती हैं. ध्यान से अगर देखेंगे तो देयर वुड बी 7 लाइंस जहाँ से एवोल्यूशन है हमारे हॉर्स का, सॉरी डायनासोर्स का. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7. 7 लाइंस है जहाँ पे डायनासोर एवोल्यूशन आपको दिखेगा. डायनासोर का भी है, साथ में क्रोकोडाइल का भी है. सेम लाइन है, सेम एंसेस्टर रहा है. क्रोकोडिलियंस के लिए भी, क्रोकोडिलियंस का मतलब हो गया क्रोकोडाइल, एलिगेटर, जेवियालिस, सारे क्रोकोडिलियंस ही होते हैं. एक ये डायग्राम आपको जरा ध्यान से देखने में, बिकॉज ये डायग्राम्स कभी कभी टेस्ट में आ जाते हैं एंड क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड अपॉन इट. एक लाइन में जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस लाइन में वी हैव स्टीगोसॉरस.
फिर इस लाइन में वी हैव द ट्राइसेरेटॉप्स। तो ये मैं समझा कि स्टीगोसॉरस इज द एंसेस्टर ऑफ ट्राइसेरेटॉप्स। नहीं, ये गलत हो जाएगा, एंसेस्टर नहीं है। स्टीगोसॉरस इज नॉट द एंसेस्टर ऑफ ट्राइसेरेटॉप्स। उसकी लाइन अलग है स्टीगोसॉरस की, और इसकी लाइन अलग है ट्राइसेरेटॉप्स की। ये एंसेस्टर नहीं है उसका। स्टीगोसॉरस इज नॉट द एंसेस्टर, पॉइंट याद रखना। स्टीगोसॉरस का फीचर अगर देखेंगे हम, तो हमको आर्मर दिख रहा है, वी कैन सी दी आर्मर। तो इसको बोले हम लोग आर्मर्ड डायनासोर, आर्मर्ड डायनासोर। स्टीगोसॉरस जो है आर्मर्ड बर्ड का यूज करते हैं, तो इसके ऊपर आर्मर लगा हुआ। स्टीगोसॉरस इज द आर्मर्ड डायनासोर। इसकी बॉडी के ऊपर आर्मर लगा हुआ है। तो ऐसी जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स जो हैं ये थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हैं। यू सी ना, these plates are protective in nature। ये आर्मर्ड डायनासोर। और अगर ट्राइसेरेटॉप्स की बात करते हैं, तो ट्राइसेरेटॉप्स इज हॉर्न्ड बिकॉज़ यहाँ पे सींग होते हैं। तो ट्राइसेरेटॉप्स के केस में इट इज हॉर्न्ड डायनासोर, सींग हो। ठीक है ना। और एक नेक में एक फ्रिल भी दिख रहा है। नेक रीजन है हमारे पास, सी द नेक रीजन, ये नेक रीजन है हमारे पास। और यहाँ पे हमको एक उभार दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं फ्रिल इन द नेक। देयर इज अ फ्रिल इन द नेक एंड देयर इज द हॉर्न्स। ये हॉर्न्ड डायनासोर, ट्राइसेरेटॉप्स। बाकी एक थोड़ा सा यहाँ पे एनसीईआरटी में एक हल्का सा मिसप्रिंट है, ये भी हम मेंशन कर लेते हैं। जो ये क्रोकोडिलियन है, एक क्रोकोडाइल है, एलिगेटर, जेवियालिस या घड़िया या क्रोकोडाइल की आप बात करें, तो क्रोकोडिलियन से एवोल्यूशन दिखा रहे हैं टिरानोडॉन का। गलत। क्रोकोडाइल से कोई फ्लाइंग रेप्टाइल नहीं बना। टिरानोडॉन जो है वो एक्चुअली शिफ्ट हो गया, वो खिसक के इधर आ गया, उसको यहाँ होना चाहिए। यहाँ दिस इज द प्लेस वेयर टिरानोडॉन इज टू बी केप्ट, बिकॉज़ दिस लाइन जो है, दिस लाइन ऑफ द एवोल्यूशन, यहाँ पे टिरानोडॉन होना चाहिए, लेकिन वो शिफ्ट होकर थोड़ा इधर आ गया। ऐसा लग रहा है कि क्रोकोडाइल से टिरानोडॉन बना, ये रॉन्ग है। टिरानोडॉन को आप यहाँ पे रख दीजिए। ओके, ये थोड़ा सा एक चेंज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में ही चेंज करना पड़ता है। तो ये टिरानोडॉन जो है यहाँ पे रखना है आपको। ओके, ध्यान रखिए। फिर एक लाइन में आर्कियोपेरिक्स है, तो ये लाइन सेपरेट है एकदम। इस एक लाइन में आर्कियोपेरिक्स है, एक लाइन में क्रोकोडिलियन है, एक लाइन में टिरानोडॉन। फिर एक लाइन में हमारे पास तो बाकी बचेगा ये ब्रैकियोसॉरस। इस ब्रैकियोसॉरस में अगर हम देखें, वी हैव लॉन्ग टेल एंड वी हैव लॉन्ग नेक। लंबा सा गला है, लॉन्ग नेक है और लॉन्ग टेल है ब्रैकियोसॉरस। ये हमें फीचर याद करना। अच्छा, एक बात मैं और बता देता हूँ, जो ब्रैकियोसॉरस है और स्टीगोसॉरस है और ये ट्राइसेराटॉप, ये हर्बीवोरस होते हैं। ओके, और ब्रैकियोसॉरस इज नॉट द एंसेस्टर ऑफ टायरानोसॉरस, ये अलग है। ब्रैकियोसॉरस इज डिफरेंट एंड टायरानोसॉरस इज डिफरेंट।
वी आर नॉट द एंसेस्टर कि ये इसका एंसेस्टर बनता है, ठीक है। टायरानोसॉरस जो है, अब इसके फीचर अगर हम देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि फोर लिम्स बहुत छोटे हैं, हाइंड लिम्स अच्छे मैसिव हैं और टेल भी मैसिव है। टेल इज आल्सो मैसिव, hind limbs are also massive, लेकिन four limbs are very short, as you can see in the diagram. Four limbs are very short. और NCERT के अकॉर्डिंग अगर देखें टायरानोसॉरस के फीचर्स, जैसे मूवीज में तुम लोगों ने देखा हुआ है, टी-रेक्स की बारी बात करते हैं, तो टी-रेक्स जो होता है टायरानोसॉरस रेक्स, है ना, दैट इज द लार्जेस्ट फ्लेश ईटिंग डायनासोर। अब ये कार्निवोर वाला डायनासोर, बाकी सारे के सारे हर्बीवोरस, लेकिन ये कार्निवोरस। टी-रेक्स जो है ना, दैट इज द टायरानोसॉरस रेक्स, इट इज द लार्जेस्ट फ्लेश ईटिंग डायनासोर। अच्छा, और दूसरी बात, इसकी एनसीईआरटी जो डिटेल देती थोड़ी सी, वो कहती है कि इसकी 20 फीट एक तो हाइट है, कैगर लाइक टीथ है, कैगर खंजर की तरह, कैगर लाइक टीथ है हमारे पास इसमें, फ्लेश ईटिंग है ये, जैसे मैंने बताया। कैगर लाइक टीथ है, एकदम 20 फीट हाइट है। तो ये सारे फीचर्स जो है टायरानोसॉरस के, शॉर्ट फोर लिम्स है, ये मैंने देखा डायग्राम। अब इस, अच्छा, और जो ये टिरानोडॉन है जो इधर रखा हुआ है, एक्चुअली टिरानोडॉन इज एक्चुअली एक्सटिंक्ट फ्लाइंग रेप्टाइल, एक्सटिंक्ट फ्लाइंग रेप्टाइल, टिरानोडॉन। ठीक है, तो बस ये फीचर है। ये ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है, और टायरानोसॉरस के फीचर्स तो एनसीईआरटी में दे। अब इस पूरे पिक्चर में सब एक्सटिंक्ट हो चुका है, एवरीथिंग इज एक्सटिंक्ट एक्सेप्ट वन, दैट इज द क्रोकोडिलियंस। क्रोकोडिलियंस को छोड़ दें, बाकी सब कुछ जो इस पिक्चर के अंदर है, ऑल आर एक्सटिंक्ट। डेटिंग ऑफ द फॉसिल्स, तो हमें फॉसिल्स की पता लगानी है। तो फॉसिल्स की एज पता लगाने के लिए सबसे अच्छा एक रेडियो एक्टिव डेटिंग हम लोग टेक्निक पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ टेक्निक्स है हमारे पास इसके अंदर, जैसे कि कार्बन 14 टेक्निक, कार्बन 14 टेक्निक, देयर इज पोटेशियम 40 टेक्निक, okay, there is uranium 238 technique, अब तुम लोगों ने कार्बन 14 का तो नाम सुने होंगे। कार्बन 14 इज रेडियोएक्टिव एलिमेंट, आप जानते हैं। और इस डेटिंग टेक्निक के लिए विलार्ड लिबी जो थे, उनको नोबेल प्राइज मिला था कार्बन 14 टेक्निक के लिए। कार्बन 14 जो होता है वो नाइट्रोजन 14 में डिके करता है। अगर आप सामने इसका इक्वेशन देखोगे, रिएक्शन दिखा रखा है कि कार्बन 14 जो है दैट इज डिकेइंग इनटू नाइट्रोजन, ठीक है, ये डिके की रिएक्शंस बताता है। और पोटेशियम 40 जो है वो डिके करेगा आर्गन 40।
और यूरेनियम जो है वो कर रहा है डिके इनटू दी लेड 207। अब क्वेश्चन आता है कि हम ये तीन तीन टेक्निक क्यों कर रहे हैं, हम एक ही एलिमेंट पे फोकस कर लेते हैं, तीन तीन क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका ना एक पॉइंट है, जैसे आप लोग सब पढ़ते हो कि अभी शायद केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर में भी आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है या नहीं, मुझे नहीं पता। केमिकल काइनेटिक्स में शायद हाफ लाइफ को पढ़ाया जाता है, और फिजिक्स में भी डिके का एक रिएक्शन, एक इक्वेशन आता है डिके के लिए आता है, तो वो पढ़ते हैं। तो बड़ा आसान सा है ऐसी, तो हालांकि हम उस रिएक्शन की बात नहीं कर रहे, हम उस इक्वेशन की बात नहीं कर रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बट ये यस, इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड। जैसे कार्बन 14 इंटू नाइट्रोजन 14 का जो ये डिके है, ये डिके जो है, ये इसमें कार्बन 14 का हाफ लाइफ आपको पता है। अगर आपने हाफ लाइफ पढ़ा हुआ, हाफ लाइफ अगर आप पढ़ते हो केमिस्ट्री या फिजिक्स, हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें जितना भी एलिमेंट का मास होता है उतने टाइम में वो कितना हाफ रह जाता है। मान लो कि अगर 2 ग्राम है, पर्टिकुलर टाइम बाद इट विल बी 1 ग्राम, फिर उतने ही टाइम के बाद इट विल बी 0.5 ग्राम, फिर उतने ही टाइम के बाद इट विल बी 0.25। दैट इज कॉल्ड हाफ। इतने टाइम में वो अपने प्रेजेंट अमाउंट का हाफ हो जाता है, और वो कांस्टेंट है। मान लो कि अगर 2 ग्राम से 1 ग्राम को होने के लिए अगर 10 इयर्स लगते हैं, तो 1 ग्राम से आधे ग्राम को होने के लिए भी 10 इयर्स ही लगेंगे, फिर आधे ग्राम से और फर्दर आधे ग्राम को होने के लिए भी 10 इयर्स ही लगेंगे। दैट इज कॉल्ड दी हाफ लाइफ। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मेरे से बेहतर आप जानते हैं। तो अगर कार्बन 14 जो है हाफ लाइफ है, का हाफ लाइफ देखना हो, दैट इज ये 5730 ये सामने जो आता है 5730। दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ द कार्बन 14। ऐसे ही पोटेशियम 40 की अगर बात करते हैं, पोटेशियम 40 का जो हाफ लाइफ होता है, दैट इज अबाउट 1.3 into 10 raised to power 9। ये पोटेशियम 40 का हाफ लाइफ ज्यादा है, यानी कि मिलियंस ऑफ इयर्स इज द हाफ लाइफ ऑफ द पोटेशियम 40। ओके, और कार्बन 40 का इट इज ओनली, कार्बन 14 का इट इज ओनली 5000 समथिंग इयर्स, वही 5500 समथिंग साल तक। कार्बन 14 के साथ लिमिटेशन ये है कि इट कैन एस्टिमेट द फॉसिल एज ओनली अप टू 70,000 ईयर्स। सिर्फ 70,000 साल पुराने फॉसिल को ही डेट कर सकता है, इससे फर्दर और डेटिंग नहीं हो पाती, मुश्किल हो जाती है, लिमिटेशन लग गई 70,000 ईयर्स। लेकिन और बड़े और लंबे फॉसिल्स और पुराने फॉसिल्स अगर हमें डेट करने होंगे, which can be thousands, which can be millions of years old, lakhs of years old, तो फिर हम यूज कर सकते हैं this method, which is potassium 40। क्यों? बिकॉज पोटेशियम 40 का जो हाफ लाइफ है वो 10 raised to power 9 years तक। तो पोटेशियम 40 वाला जो ये मेथड है, उसको हम इसलिए भी ज्यादा यूज कर पाते हैं अच्छे से, क्योंकि पोटेशियम 40 मिनरल एलिमेंट है रॉक्स में मिल ही जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स में पोटेशियम वगैरह मिल जाता है। तो पोटेशियम 40 की मदद से वी कैन डेट दैट फॉसिल, क्योंकि वो रॉक्स में मिल जाता है पोटेशियम 40। एवरी रॉक में मिलेगा, एवरी रॉक यू विल फाइंड पोटेशियम 40। सो पोटेशियम 40 इज वन ऑफ वेरी गुड टारगेट। पोटेशियम 40 कैन बी यूज्ड एज द ingredient for dating the fossils। कार्बन 14 का फिक्स होना हर जगह कम भी हो सकता है, या कार्बन 14 का मिलना भी थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, लेकिन पोटेशियम 40 तो मिलेगा ही मिलेगा, वो रॉक्स का मिनरल एलिमेंट। और कार्बन 14 के साथ एक लिमिटेशन जो मैंने बताई कि इट विल बी डेटिंग फॉसिल्स ओनली अप टू 70,000 इयर्स ओल्ड, जबकि पोटेशियम 40 कैन डू फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड। तो फिर ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज करेंगे हम अगर हमें ज्यादा पुराने फॉसिल को एज को निकालना हो। अब ये मिलियन आ गया, अब कहीं अगर बिलियन की बात आ जाए, 10 raised to power 9 मिलियन, 10 raised to power
6 ही मिलियन हो जाता है, 10⁹ तो फिर मिलियंस हो गए। और फर्दर अगर आप देखना, जैसे यूरेनियम 238 की बात करें तो फिर ये बिलियंस की बात है। यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ वैसे बहुत ज्यादा होती है, इतनी हाफ लाइफ की मतलब ये समझ लो जस्ट लाइक द एज ऑफ द अर्थ। हमारी एज ऑफ अर्थ कितना है, 4.5 बिलियन। तो इतना ही हाफ लाइफ हो सकता है यूरेनियम 238। अर्थ की एज अगर निकालनी हो तो यूरेनियम 238 का यूज कर सकते हैं। या अर्थ के ऊपर किसी इवेंट्स के बारे में पता करना हो तो यूरेनियम 238 का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर बिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे जाना है। अच्छा, इसमें कैसे हम यूज करते हैं इनको, कार्बन 14 को हम कैसे यूज करेंगे फॉर डेटिंग द फोसिल्स। मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, और इस क्वेश्चन की हेल्प से हम सारा पता लगा लेंगे कि कैसे हम इसका यूज करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई हैव पोस्टेड द क्वेश्चन ऑन द चैट, ट्राई टू सॉल्व इट। Okay, I have received 2 answers, 3 answers. एक अंकुर पल का आंसर आ गया है, अभिषेक शर्मा has answered, Zishan Ali has also answered, सान्या सोनी का भी आंसर आ गया। सान्या सोनी, can you write me a complete explanation of it in brief? And अंकुर पल, अभिषेक शर्मा and Zishan Ali, आपने इसको कैसे कैलकुलेट किया? I also want to know that. तो अगर लिख पाए in brief, then you can. You should actually. मैं देखना चाहता हूँ कि आपने इसको कैसे कैलकुलेट किया। And apart from these, और किसी के आंसर अभी नहीं आए मेरे पास। चारुलता,
राणा अंकुर, रिया राज, कुशाग्र, खुशी अग्रवाल, शिवम, बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में। भूमिका शर्मा, कुणाल, राजुल, अनुपमा, सलोनी, काजल गुप्ता, धनंजय महेश्वरी, अनुश्री देवनाथ, अंशिका, गुरलीन। कैलकुलेट नहीं कर पा रहे आप, गलत भी करो उसमें क्या है? Why did you multiply it with 7, Abhishek Sharma? I mean, what made you multiply it with 7? Okay. Abhishek Sharma. Okay. ठीक है अभिषेक, can you unmute yourself? Yes, sir. देखो अभिषेक, मैं आपसे एक बात पूछी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1:7 का रेशियो दे रखा है आपको, ठीक है? तो अगर इस समय कार्बन 14 1 है और नाइट्रोजन 14 7 है, तो पहले कितना कार्बन 14 रहा होगा? अभिषेक, आवाज सुन पा रहे हो? Yes, sir. पहले कार्बन 14 कितना रहा होगा? 7 by 2 half like that. तो टोटल कार्बन 14 ये कह सकते हैं कि पहले अभी आज 1 मिल रहा है और नाइट्रोजन 14 7 मिल रहा है, मतलब वो पहले क्या रहा होगा? कार्बन 14 ही होगा ना वो पहले। Yes, sir. उसका मतलब टोटल कार्बन 14 पहले जो रहा होगा वो कितना होगा? 8। Yes, sir. और मैंने लिखा यहाँ पे कार्बन 14 इज इक्वल टू, नहीं किसी के पास एक यस, तो टोटल कार्बन 14 जो हमारे पास रहा होगा, तो बता दो कि तुमने जो मल्टीप्लाई किया ना 7 से वो कैसे गलत हो गया, ये मुझे बता। तो 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास कार्बन 14 था पहले। अच्छा, अब ये 8 से कितना हुआ? 4। फिर ये 4 से कितना होगा? 2। और फिर 2 से कितना होगा? 1 जो आज मिल रहा है ना, Yes, sir. कितनी हाफ लाइफ यूज करोगे? 8 8 to 4, 4 to 2, 2 to 1, कितनी हाफ लाइफ लगी? 3। तो कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? 3 से. हाँ, गलत हो गया ना 7 से। तो इसलिए चलो मैं तुमको अब म्यूट कर रहा हूँ। समझ में आ गया? Yes, sir. तो इसलिए हमारा जो ये एज निकला, फॉसिल का एज, एज ऑफ फॉसिल जो निकला हमारा, दैट विल बी
इज इक्वल टू 3 into 5730 जो वैल्यू हमारे पास सामने वैल्यूज गिवन है हमारे पास, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल में जो भी दी हो वो यूज कर लेंगे। तो 3 into 5730 17,000 समथिंग जो ईयर आपका आ रहा है, दैट इज द आंसर। ओके, साइना सोनी यू वर करेक्ट। हाँ ठीक है। फोटो भेजी तुमने, सेल पे भेजी है मोबाइल पे? बहुत ज्यादा कॉल लगा के देखना पड़ेगा, मैं इसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ। स्क्रीन शेयर को हटाना पड़ेगा मुझे, देना ओनली आई कैन। कोई नहीं, इसकी फोटो खींच के आप भेज दो ग्रुप पे। बाकी केमिस्ट्री में फॉर्मूला वगैरह भी पढ़ते हो, फिजिक्स में वो भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी आ जाए। चारू लता ने तो अपना परसेंटेज वाला चीज कर दी है, तो वो भी कर सकते हैं डेफिनेटली। दैट कैन आल्सो बी यूज्ड जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं। कोडिंग में आंसर आ सकता है। ये तो मैंने बस ऐसे मैथमेटिक्स का जो एक मेथड होता है ना, उसके थ्रू आपको बताया हाउ यू कैन सॉल्व दिस। कार्बन 14 वाला तो उसकी तो लिमिटेशन लगा दी हमने 70,000 ईयर्स वाली, लेकिन पोटेशियम 40 जो है वो बहुत ज्यादा पुराना, हमको फॉसिल डेट करने में हेल्प करेगा। और पोटेशियम 40 वाला जो हमारा मेथड है हमने अभी यूज किया। आई मीन अभी से मेरा मतलब अभी ईस्ट अफ्रीका में जो होमिनिड फॉसिल्स हैं उनकी एज को डिटरमाइन करने के लिए हमने इसको यूज किया। होमिनिड फॉसिल्स वही हैं जो ह्यूमन के फॉसिल्स हैं, और ह्यूमन के फॉसिल्स को की एज को डिटरमाइन करने के लिए, बिकॉज हम मानते हैं कि हमारा जो एवोल्यूशन है ह्यूमंस का वो अफ्रीका से हुआ, ये भी आप लोग भी जानते हो, पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसलिए उसको निकालने के लिए we are using this technique, potassium 40. एक और मेथड है, सबसे एक्यूरेट मेथड, most accurate method of dating fossils is electron spin resonance. The most accurate method of dating fossils. Most accurate method of dating fossils is electron spin resonance method. और ये डिपेंड करता है, ये
depends upon nuclear magnetic resonance, NMR. केमिस्ट्री फिजिक्स में आता है ये। दोनों में आता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। एम्स का एक क्वेश्चन रहा हमारा, अभी एम्स तो मर्ज हो गया। दिस क्वेश्चन आज इन एम्स मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डेटिंग फॉसिल्स इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। जैसे कि एक नाम तुमको मैंने बताया अभी जब मैं कनेक्टिंग लिंक्स डिस्कस कर रहा था। कनेक्टिंग लिंक्स में एक नाम हमने पढ़ा था अभी, आर्कियोप्टेरिक्स। दैट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ऐसे ही हमारे पास एक कनेक्टिंग लिंक आएगा इस्टियोस्टिगा, जो कनेक्टिंग लिंक होगा बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस। एम्फीबिया के बीच एक कनेक्टिंग लिंक हमारे पास आएगा सिमोरिया। सारे फॉसिल्स हैं। आर्कियोप्टेरिक्स इज अ फॉसिल, इस्टियोस्टिगा इज आल्सो अ फॉसिल, acts a connecting link between fishes and amphibians. Simuria is also a fossil only and is a connecting link between amphibians and reptiles. Lycanops, Lycanops is also a missing link, and that is between the reptiles and mammals. और चलो एक प्लांट का ले लो। ये प्लांट का है, जैसे नाम बता रहा है कि किस किस के बीच में हो सकता है। आइडिया लग रहा है आपको, क्लेडोस्पर्म्स। गार्डानकोर इसमें लिखा है टेरिडोस्पर्म बेटा, टेरिडो। तो टेरिडो शब्द से कुछ नहीं लगता था पता कि टेरिडो क्या हो सकता है। टेरिडो फाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। टेरिडो फाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक। चलिए गुड। फिलहाल ये हमारे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस खत्म। और पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड एविडेंस पे आते हैं। दिस इज एक्चुअली एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज दी
होमोलोगस ऑर्गन्स। खैर बच्चा बच्चा जानता है, सबने क्लास 10 में एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा कि होमोलोगस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स which have what similar basic fundamental structure but different function different होगा, लेकिन जो basic fundamental structure होगा that will be same, that is called homologous organs। बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम होगा। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम फोर लिम्स की बात करें, तो मैमल्स में अगर हम फोर लिम्ब की बात करें, तो फोर लिम्ब में जो हमारे पास बोन्स, सब जानते हो कि फोर लिम्ब की बोन्स कौन कौन सी हैं। फोर लिम्ब की बोन्स हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। फोर लिम्ब की जो बोन्स हैं कौन कौन सी हैं? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, कुछ लोकोमोशन में ये रिवाइज हो जाए, फैलेंजेस, डिजिट्स, सारी की सारी बोन्स हैं फोर लिम्ब। अब इन सारी बोन्स में अगर डिफरेंट मैमल्स में इसका अरेंजमेंट देखेंगे तो वो हमें अलग दिखेगा। बोन्स तो सेम है, लेकिन उनका अरेंजमेंट इस तरीके से है कि फंक्शन अलग अलग हो गया। जैसे कि मैन में जो फोर लिम्ब है उसका काम हो गया ग्रास्पिंग। चीता में जो फोर लिम्ब है उसका काम हो गया रनिंग। बैट में जो फोर लिम्ब है देखो इसमें फैलेंजेस लंबे लंबे, इसमें फंक्शन हो गया स्विमिंग। वेल और बैट में अगर है तो फिर उसके केस में फंक्शन इज फ्लाइंग। फंक्शंस आर गेटिंग डिफरेंट but the basic fundamental structure or the origin is same। सारे के सारे फोर लिम्ब, सब में बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर यानी कि बेसिक बोन्स जो हैं दे आर सेम। लेंथ अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही। लेकिन अरेंजमेंट इस तरीके से है कि इनका फंक्शन क्या हो रहा है डिफरेंट, इस वजह से फंक्शंस आर डिफरेंट इन दी होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। बाकी अगर हम एक चीज और देखना चाहें तो यहाँ पे जो ओरिजिन है उसमें एंसेस्टर कॉमन हो सकता है। एक सेम एंसेस्टर से हमारे पास यहाँ पे एवोल्यूशन आ रहा है। यू सी दिस, यहाँ पे मैन, चीता, व्हेल एंड बैट, दे ऑल आर मैमल्स। ये सारे के सारे मैमल ही हैं। इनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन रहेगा। एंसेस्टर इज कॉमन, और कॉमन एंसेस्टर से जब ये सारी स्पीशीज बनती हैं, 3 बन रही हैं, 4 बन रही हैं, 5 बन रही हैं, 10 बन रही हैं, जब इतनी सारी स्पीशीज बन रही हैं फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, तो इसका मतलब ये हुआ कि they are diverging from that common ancestor into different species, and those species are having different function। फंक्शन यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, लेकिन जो एंसेस्टर है दैट इज द कॉमन एंसेस्टर से डाइवर्ट। जो मान लो कि यहाँ पे एक कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर से बन गया मैन, वहीं से चीता, व्हेल, वहीं से बैट, एक कॉमन पॉइंट से ही सब डाइवर्ज कर रहे हैं।
इसलिए we can say that homologous organs are a result of divergent evolution. Divergent evolution. They are a result of divergent evolution as these organs are being developed, or the animals are being diverged from a common ancestor. It represents divergent evolution. Okay. And definitely that shows that they have a common ancestor. Common ancestor divergent evolution. इस पे डिपेंड करते हैं homologous organs. और भी एग्जांपल्स, जैसे कि अगर हम हार्ट की बात करें, हार्ट एंड ब्रेन्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स. हार्ट एंड ब्रेन की अगर बात करें तो फिशेस में हार्ट जो है वो है टू चैम्बर्ड. ऐसे ही अगर हम जाएं एम्फीबियंस में, we have three chambered. Reptiles में भी three chambered. Birds में four chambered, mammal में four. तो अब लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास, वो हमारा जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही है. क्यों? क्योंकि देखो भैया, एट्रिया सब में, वेंट्रिकल भी सब में. तो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर, if you see this, if you see the chambers, basically the type of chambers, atria और ventricle तो सभी के अंदर. हाँ, नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट तो atria is there, यहाँ भी atria है, यहाँ भी atria है, यहाँ भी atria, ventricle यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है. हल्का फुल्का सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन तो हो गया है, बट बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर, और वी कैन से द ओरिजिन इज सेम. ओरिजिन यहाँ पे सेम है, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर इज सेम, लेकिन फंक्शन यहाँ पे डिफरेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि आप जानते हो कि फाइसिस का जो हार्ट होता है, दैट कंटेन्स deoxygenated blood, that receives deoxygenated blood and pumps also deoxygenated blood. तो दोनों चीजों में वो deoxygenated blood ही पंप कर रहा है, रिसीव कर रहा है और पंप कर रहा है. जबकि एम्फीबियंस में क्या है कि वो deoxygenated blood को रिसीव कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड को भी कर रहा है, और मिक्स्ड ब्लड को पंप कर रहा है. जबकि बर्ड में और मैमल में क्या होता है कि इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड, इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड, लेकिन इट नेवर मिक्सेस. तो यहाँ पे ब्लड सेपरेटली पंप हो रहा है, यहाँ पे मिक्स ब्लड दोनों में, दोनों में मिक्स ब्लड पंप हो रहा है. यहाँ पे सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो रहा है. तो फंक्शन जो है यहाँ पे टाइप ऑफ ब्लड को पंप करने का वो डिफर कर जा रहा है. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी रिक्वायरमेंट, वो अलग अलग फंक्शन आ रहा है. और वैसे भी फाइसिस में क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो पंप होके कहाँ जाता है, टू द गिल्स, और गिल्स से ऑक्सीजनेट होकर के वापस आता है बॉडी ऑर्गन्स, और फिर बॉडी ऑर्गन्स से सिंगल सर्कुलेशन पढ़ाया था. रिमेंबर सिंगल सर्कुलेशन, तो फाइसिस में तो सर्कुलेशन भी सिंगल है, और एम्फीबिया में डबल सर्कुलेशन है. वो भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है बिकॉज मिक्स्ड ब्लड इज पंप. Birds में और mammals में we have complete double circulation. That means कि वहाँ पे separated, there is no mixing of the blood, separated blood is pumped. तो इसलिए function यहाँ पे different आ रहा है, लेकिन जो basic fundamental structure और origin की अगर हम बात करें, origin is, और broadly speaking देखो ये भी three chambered heart है, ये भी three chambered heart है, दोनों में three chamber ही हैं. आइवासन और यहाँ पे bird के पास four chamber. स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सबका सेम आ रहा है, लेकिन द पॉइंट इज दिस कि जो टाइप ऑफ ब्लड पंप हो रहा है वो डिफरेंट. और जो भी यहाँ पे फंक्शनिंग है हार्ट की, वो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए,
और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी डिपेंड करती है किस बेसिस पे, हैबिटेट के बेसिस पे। मछली पानी में रहती है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। एम्फीबिया पानी में भी रहता है, पानी के बाहर भी रहता है। बर्ड मैमल्स टेरेस्ट्रियल है। कहने का मतलब ये है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से BMR इज देयर, और BMR के हिसाब से हार्ट रेट इज देयर, एंड द पंपिंग ऑफ टाइप ऑफ ब्लड इज आल्सो। ऐसी ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के भी फंडामेंटल स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है। वी हैव सिमिलर फंडामेंटल स्ट्रक्चर इन द ब्रेन आल्सो। मछली के पास भी मिलेगा सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। फ्रॉग के पास भी मिलेगा सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेम चीज बर्ड में मिलेगी, सेम चीज जो है रेप्टाइल में मिलेगी, सेम चीज मैमल में मिलेगी। सब में आपको जो है सिस्टम इज सेम, बट फंक्शंस थोड़े से अलग अलग। जैसे कि अगर मैं बर्ड की बात करूं, बर्ड में सेरिबेलम बहुत अच्छा डेवलप होगा, बिकॉज बर्ड्स को फ्लाई करना होता है, तो फॉर फ्लाइंग दे शुड मेंटेन देयर बैलेंस। बैलेंस को मेंटेन करने के लिए उनका सेरिबेलम बहुत अच्छा फंक्शनल होता है। For maintaining balance of the body, cerebellum is greatly functional. As far as frog में अगर देखें, मछली में देखें, तो वहाँ पे इतना वो डेवलप नहीं। और ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन में फंक्शन के लिए मेमोरी, अभी एग्जाम देना है तो सारी मेमोरी बैठेगी। जितनी मेमोरी हमारे ह्यूमन ब्रेन की रहती है उतनी मेमोरी इंडियंस की तो नहीं हो सकती। मेमोरी इज देयर, we have got great memory, we have got great functions to do. So that is why the structure fundamentally is same, but the functions are different. Plant का एक एग्जांपल है बुगेनवेलिया और कुकुरबिटेसी। टेंड्रिल्स आप लोग पढ़ते हो या थॉर्न्स पढ़ते हो। ये दोनों ही एक्सिलरी पोजीशन से निकल रहे हैं इसमें। इधर यहाँ पे देखो एक्सिल पोजीशन से थॉर्न निकल रहा है, और सेम एक्सिल पोजीशन से हमारे पास टेंड्रिल भी निकल रहा है कुकुरबिटा के अंदर, बोथ अराइजिंग फ्रॉम द एक्सिलरी पोजीशन। मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स, मैंने कहा ना, थॉर्न्स और टेंड्रिल्स दोनों ही एक्सिलरी मॉडिफिकेशंस हैं, मतलब कि ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग होगा। थॉर्न का फंक्शन क्या होगा? टू गिव प्रोटेक्शन, और टेंड्रिल का फंक्शन क्या होगा? टू गिव सपोर्ट। फंक्शन इज डिफरेंट बट द ओरिजिन इज सेम। बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर होमोलॉजी क्या होती है? जैसे कि हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, when we study about the proteins, when we compare the proteins of man and chimpanzee या apes कह देते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है कि 99% होमोलॉजी में देखने को मिलती है बिटवीन मैन एंड चिंपैंजी। तो इतनी होमोलॉजी अगर किसी प्रोटीन के अंदर मिल रही है, मतलब कि अमीनो एसिड के सीक्वेंस को हम चेक कर रहे हैं। होमोलॉजी का मतलब कि अमीनो एसिड के सीक्वेंस को हम चेक कर रहे हैं। अमीनो एसिड सीक्वेंस हीमोग्लोबिन हमको बहुत सिमिलर मिल रहा है बिटवीन मैन एंड चिंपैंजी या मैन और गोरिल्ला, कुछ भी कह सकते हैं। तो इतनी सिमिलैरिटी हीमोग्लोबिन में या ब्लड की प्रोटीन्स में अगर देखने को मिल रही हैं, तो हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि सिमिलैरिटी के बेसिस पे वी कैन से कि apes and humans have apes and humans have common ancestry. Ancestry common हो सकती है apes और humans की। जिस ancestor से apes बने उसी ancestor से humans बने। ये किस basis पे हम कह सकते हैं? Because we can see the homology in the proteins, और जब भी हम proteins को ही लेते हैं
क्योंकि बाकी तो और कोई जेनेटिकल ट्रांसलेशन हम नहीं पढ़ते, बिकॉज सेंट्रल डोगमा डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, आप सब लोग पढ़ रहे हो जेनेटिक्स में। तो डीएनए से ही अल्टीमेटली जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन्स को बनाने के लिए। भाई शुगर्स को बनाने के लिए या लिपिड को बनाने के लिए तो ऐसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं इनकी। तो प्रोटीन्स को हम टारगेट करते हैं फॉर चेकिंग दी होमोलॉगी। तो होमोलॉगी को हम चेक करने के लिए मैंने कहा हम प्रोटीन्स को चेक करते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स आर एक्चुअली पोस्ट ट्रांसलेशनल, जैसे आप कहते हो। ट्रांसलेशन जो है वो आरएनए से होगा, और आरएनए जो है ट्रांसक्राइब होगा वो किससे होगा, डीएनए से होगा। तो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर जीन्स सिमिलर हैं या बहुत ज्यादा सिमिलर हैं किसी दो ग्रुप ऑफ एनिमल्स के बीच में, तो कह सकते हैं कि उनका कॉमन एंसेस्टर हाँ या ना। मुझे जरा लिख के बताइए कि आप लोगों को समझ में आए कि यस और नो। उसका मतलब हम लोग जीन्स को, बिल्कुल सही, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों का जवाब आया, वेरी गुड टू सी। तो अगर हम प्रोटीन्स को टारगेट करते हैं, तो प्रोटीन्स क्योंकि आरएनए से बने और आरएनए डीएनए से बना, तो अगर सिमिलर जीन्स होते हैं दो ग्रुप ऑफ एनिमल्स के बीच में, तो इसका मतलब उन दोनों का कॉमन एंसेस्टर हो सकता है। तो हमने इस बेसिस पे एप्स को, चिंपैंजी गोरिल्ला की जो प्रोटीन्स हैं और मनुष्य की जो प्रोटीन्स हैं उनको चेक करने की कोशिश करी। एंड व्हाट डू वी ऑब्जर्व इज कि बहुत होमोलॉजी हमें देखने को मिली इन द प्रोटीन्स ऑफ ह्यूमंस एंड एप्स। जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। We call it molecular homology, क्योंकि हम उसमें मॉलिक्यूल की बात करें। बायोमॉलिक्यूल्स आपने पढ़ा है, बायोमॉलिक्यूल, प्रोटीन इज अ बायोमॉलिक्यूल, we call it molecular। ऐसे हम लोग प्रोटीन्स चेक कर सकते हैं बर्ड्स की। तो हमें बर्ड्स और मैमल्स के बारे में रिलेशन मिल सकता है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में रिलेशन देखना हो तो फिर प्रोटीन्स चेक कर सकते हैं। और क्योंकि ये प्रोटीन्स अगर ब्लड की हैं तो इनको सीरम प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, सीरम या ब्लड प्रोटीन्स कह सकते हैं, सीरम प्रोटीन्स कह सकते हैं, या प्लाज्मा प्रोटीन्स कह सकते हैं। ठीक है, विद दिस टुडेज लेक्चर इज ओवर। आगे फर्दर एनालॉगस ऑर्गन्स, बेसिक ऑर्गन्स के टॉपिक नेक्स्ट। डायनासोर के एक्सटिंक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये आगे एक टॉपिक आएगा डायनासोर एक्सटिंक्शन, वहां पढ़ेंगे।
रिसानी कोई क्वेश्चन पूछना होता तो आप उसको एमआर अपने जो ग्रुप है उसमें भी डाल सकते हो, बाकी आप मुझे जब मैसेज करते हो आप उससे भी पूछ सकते हो। You can post these questions on the उसमें पे डाल देना। ये क्वेश्चंस डाले थे क्या? ये क्वेश्चन मैंने देखे नहीं। जो क्वेश्चन तुम्हें दिए थे वो मैंने सारे जवाब दे दिए थे। चलो ठीक है, अभी तुम इस पे डाल दो। आई विल गिव यू द आंसर्स ओवर देयर। या तो ग्रुप पे डाल दो या उसमें डाल दो। नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स तो मैं देता ही रहता हूँ। नोट्स खुद ही बना लिया करो थोड़े से, ऐसा कुछ नहीं है। और आई ट्यूटर देखते हो वहां से ही पढ़ सकते हो। मैं दूंगा लेकिन थोड़ा टाइम लगता है लिखने में। आई हैव टू राइट देम, बस बने बनाए नहीं है।